हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीडीटी के सर्कुलर नंबर 12 ऑफ 2024 के बारे में, जो बात करता है विवाद से विश्वास 2024 स्कीम के बारे में। ये एक गाइडेंस नोट है, गाइडेंस नोट नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024। ये जो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम है, इसकी एक खास बात यह है कि इस बार की विवाद से विश्वास स्कीम जो है वो एक फाइनेंस एक्ट के चैप्टर 4 का ही पार्ट है। पिछली बार की विवाद से विश्वास स्कीम एक ऑल टुगेदर एक नए लॉ के द्वारा लाई गई थी, बट इस बार की विवाद से विश्वास स्कीम जो है ये फाइनेंस एक्ट के चैप्टर 4 का पार्ट बनाई गई है। इस विवाद से विश्वास स्कीम में कुछ क्लैरिफिकेशंस देने के लिए, जो बहुत सारे डाउट्स थे टैक्स पेयर्स के, जो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे इस स्कीम में, सीबीडीटी ने कोशिश की है कि इस सर्कुलर के माध्यम से वो सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट जो है वो रिजॉल्व कर दिए जाएं। तो आइए देखते हैं कि क्या कहता है ये सर्कुलर, ये गाइडेंस नोट। एलिजिबल केसेस की बात करते हैं। एलिजिबल केसेस पे डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो वीडियो आप डिटेल में एलिजिबल केसेस के लिए देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक समरी बता देता हूँ एलिजिबल केसेस के बारे में क्या है। वो केस एलिजिबल है जहाँ पर एक अपील या फिर रिट पेटिशन या फिर स्पेशल लीव पेटिशन या फिर डीआरपी के जो सबमिशंस हैं वो आना बाकी है, या फिर डीआरपी के केस में डीआरपी ने उसके सबमिशंस दे दिए हैं और असेसमेंट ऑर्डर पास होना बाकी है एज ऑन 22 जुलाई 2024। 22 जुलाई 2024 पे कोई अपील पेंडिंग है, कोई रिट पेटिशन पेंडिंग है, कोई स्पेशल लीव पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप इस विवाद से विश्वास स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। ध्यान रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि 22 जुलाई 2024 को डिस्प्यूट मतलब कि विवाद पेंडिंग होना चाहिए। अगर आपको कोई पुराना असेसमेंट ऑर्डर था और आपने अपील फाइल नहीं करी है तो ये मुश्किल है कि इस स्कीम का बेनिफिट लिया जाए। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में लिया जा सकता है। अब बात करते हैं नॉन एलिजिबल केसेस के लिए। कुछ सर्च से रिलेटेड जो केसेस हैं वो एलिजिबल यहाँ पर नहीं हैं। कुछ मनी लॉन्ड्रिंग में अगर आप हैं, ब्लैक मनी में इन्वॉल्व आप हैं, कोई इकोनॉमिक ऑफेंस का मैटर है, कोई फॉरेन इनकम का मैटर है, कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के दौरान कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है दूसरे कंट्री से आपसे रिलेटेड, उसमें आपकी असेसमेंट होती है, ये सारे केसेस जो हैं यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। रेट्स पर ऑलरेडी यहाँ पे सभी को जानकारी है। 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, एक है 31 दिसंबर और एक है 31 दिसंबर उसके बाद। अगर आप ये डेट चूक गए या फिर आप इस डेट तक डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 1 फाइल नहीं कर पाए तो आपको 10% टैक्स के केस में और 5% पेनल्टी के केस में एडिशनल पे करना पड़ सकता है। पेनल्टी के डिस्प्यूट आप मात्र 25% का पेमेंट करके जो है वो सेटल कर सकते हैं। टैक्स के डिस्प्यूट में आपको 100% टैक्स पे करना पड़ेगा। इन टैक्स के डिस्प्यूट में आपको किस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा? यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा आपको इंटरेस्ट का। कौन सा? सेक्शन 234A का, सेक्शन 234B, सेक्शन 234C, ये तीनों इंटरेस्ट जो है आपके वेव कर दिए जाएंगे। प्लस जो पेनल्टी है, जो पेनल्टी इनिशिएट की गई है असेसमेंट ऑर्डर में, ये पेनल्टी भी जो है वो वेव ऑफ कर दी जाएगी। सिर्फ टैक्स दे दीजिए और अपना डिस्प्यूट यहीं पर ही विवाद से विश्वास स्कीम के द्वारा सेटल कर लीजिए। ये है ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का। इस स्कीम के द्वारा गवर्नमेंट क्या चाहती है? स्कीम के द्वारा गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो ह्यूज डिस्प्यूट्स पेंडिंग है, जो लिटिगेशन पेंडिंग है इनकम टैक्स केसेस से रिलेटेड, उस लिटिगेशन को निपटाया जाए। आप टैक्स पे कर दीजिए और चैन की नींद सोइए और डिस्प्यूट ख़त्म। आगे आपकी कोई रीओपनिंग नहीं होगी, आगे आपसे कोई उस ईयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी उस मैटर पे नहीं पूछेगा। आप ये डिस्प्यूट परमानेंटली सेटल कर सकते हैं। अगर पेनल्टी का केस है तो 100 रुपये में से 25 रुपये दे दीजिए, 75 रुपये की पेनल्टी आपकी वेव ऑफ कर दी जाएगी। पेनल्टी के लिए तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट माना जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन से केसेस अगर आप देखें लॉजिकली तो विवाद से विश्वास में एलिजिबल नहीं है। सबसे पहला, अगर आपके मेरिट्स बहुत स्ट्रांग है, आपके फैक्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, तो विवाद से विश्वास स्कीम आपके लिए नहीं है। आप अपील में ही लड़ते रहिए, अपने सबमिशन देते रहिए, आप जीत सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर सेक्शन 115 BBE की रेट आपके ऊपर लगी है, जो सेक्शन 68, 69 के जो दूसरे एडिशंस हैं, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट की वजह से
आपके ऊपर एडिशंस हुए हैं और उसमें लगभग अप्रॉक्सीमेट 75% की टैक्स रेट से आपके ऊपर टैक्स लगाया गया है, तो इन केसेस में भी विवाद से विश्वास स्कीम में जाना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप में ही टैक्स लायबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो ये है कुछ टैक्स रेट्स के बारे में। अब कौन कौन से फॉर्म्स आपको फाइल करने हैं यहाँ पर 4 तरीके के फॉर्म जो है नोटिफाई किए गए हैं। फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3 और फॉर्म नंबर 4। आपको 31 दिसंबर 2024 से पहले फॉर्म नंबर 1 फाइल करना है। अगर आप ये तारीख चूक गए तो आपको टैक्स के केस में 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और पेनल्टी के केस में 5% आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करना पड़ेगा। आप जब फॉर्म फाइल करेंगे तो उसके 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर अथॉरिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको फॉर्म नंबर 2 इशू करेगा। फॉर्म नंबर 2 में लिखा हुआ आएगा कि आपको कितना अमाउंट पे करना है। फॉर्म नंबर 2 आने के 15 दिन के अंदर आपको वो अमाउंट पे करके फॉर्म नंबर 3 फाइल करना है। यू हैव टू फाइल फॉर्म नंबर 3। फॉर्म नंबर 3 में आपको 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वो उस चालान की डिटेल देनी है जिसमें आपने टैक्स जमा करा दिया है। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको एक सबमिशन और देना है कि जो भी मेरी अपील पेंडिंग थी किसी भी फॉरम में, चाहे वो CIT अपील हो, ITAT हो, हाई कोर्ट हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, उसका विड्रॉवल जो है वो आपको सबमिट करना है। विड्रॉवल का प्रूफ जो है वो आपको सबमिट करना है अलॉन्ग विद फॉर्म 3। जब आप फॉर्म 3 फाइल कर देंगे तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है वो फॉर्म 4 आपको फाइल करेगी। मतलब कि आपको फॉर्म 4 मिल गया, मतलब आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आपके विवाद से विश्वास में इशू सेटल हो चुका है। आपको इम्यूनिटी ग्रांट हो गई है कि अब आगे जाके किसी भी ईयर में कोई सी भी अथॉरिटी आपका ये वाला केस रीओपन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको टाइम लिमिट भी बता दी है। फॉर्म नंबर 1 से फॉर्म नंबर 2 के बीच में 15 दिन का टाइम है। फॉर्म नंबर 2 से फॉर्म नंबर 3 के बीच में 15 दिन का टाइम है। और फॉर्म नंबर 4 आपके पास कब आएगा, इसकी कोई कंफर्म टाइम लिमिट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर अभी नहीं बताई है और लॉ में भी नहीं लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं सर्च असेसमेंट के केसेस में। जहां सर्च असेसमेंट के केसेस में एक इंपॉर्टेंट क्वेरी मैं यहाँ पे लेता हूँ जो यहाँ पर भी एड्रेस की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सर, सर्च के केस अगर मान लीजिए मेरे ऊपर सर्च होता है तो ये मुझे पता है कि मैं विवाद से विश्वास में नहीं जा सकता। मान लीजिए मेरे किसी रिलेटिव के ऊपर सर्च होता है, वहाँ पर मेरा कोई डॉक्यूमेंट मिलता है, मेरा कोई बिल मिलता है या रिकॉर्ड मिलता है, उस मेरे रिलेटिव के यहाँ पर सर्च हुआ है, उस डॉक्यूमेंट, उस डिटेल, उस इंफॉर्मेशन की वजह से मेरा असेसमेंट रीओपन होता है, तो क्या मैं विवाद से विश्वास में जा सकता हूँ? जवाब है नहीं। आपका असेसमेंट या डिस्प्यूट अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ द सर्च प्रोसीडिंग्स। अब वो सर्च प्रोसीडिंग्स आपके खुद के ऊपर भी हो सकती हैं और किसी और के ऊपर भी हो सकती हैं, बट उसका रीज़न जो है वो सर्च प्रोसीडिंग्स है। तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हैं विवाद से विश्वास स्कीम में जाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अमाउंट डिस्पोज ऑफ के बारे में क्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है कि मान लीजिए 22 जुलाई 2024 को आपकी एक अपील पेंडिंग थी। आप विवाद से विश्वास स्कीम में जाने की तैयारी ही कर रहे थे और आज कल परसों में आपका एक CIT अपील का ऑर्डर आपके पास आ गया, तो क्या आप विवाद से विश्वास स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं? यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 ऑफ दिस सर्कुलर इज क्लियरली सेइंग दैट कि आप इस केस में विवाद से विश्वास स्कीम का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि विवाद से विश्वास स्कीम का जो लॉ है वो ये कहता है कि 22 जुलाई 2024 को तो आपका डिस्प्यूट पेंडिंग था, ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है ही, पर जिस दिन आप फॉर्म नंबर 1 फाइल करेंगे, द डे व्हेन यू विल फाइल योर फॉर्म नंबर 1, उस दिन भी डिस्प्यूट जो है वो पेंडिंग होना चाहिए। अब आप जिस दिन फॉर्म फाइल कर रहे हैं इस केस में, उस दिन आपका डिस्प्यूट पेंडिंग नहीं है, आपका डिस्प्यूट सेटल हो चुका है। हाँ, हालांकि वो आपके अगेंस्ट में है, पर वो सेटल हो चुका है। जिस दिन आप फॉर्म फाइल करेंगे उस दिन आपका डिस्प्यूट यहाँ पर पेंडिंग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर 22 जुलाई के बाद सेक्शन 250 का नोटिस आया है CIT अपील से, तो एक पेज का छोटा सा सबमिशन ज़रूर लगाएं, स्टेटिंग योर इंटेंशन टू गो फॉर विवाद से विश्वास स्कीम। वहाँ पे एक सबमिशन ज़रूर लगा दें कि साहब हमारी इंटेंशन है, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर्म नंबर 1 ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम, सो प्लीज़ ग्रांट अस एडजॉर्नमेंट, वी विल सून प्रोवाइड द कॉपी ऑफ फॉर्म नंबर 1 टू द अपेलेट अथॉरिटी। ये सबमिशन आप ज़रूर लगा दें। अब
एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जहां पर अपील फाइल करने की जो टाइम लिमिट है वो 22 जुलाई 2024 को एक्सपायर नहीं हुई है। मान लीजिए आपका एक असेसमेंट ऑर्डर पास होता है 19 जुलाई 2024 को। अब यहाँ पे आपको 18 अगस्त 2024 से पहले पहले CIT अपील में अपील फाइल करनी है। तो आपका ये स्टैंड हो सकता है कि 22 जुलाई 2024 को जो डेट थी, जो कट ऑफ डेट थी, वहाँ पर मेरी अपील फाइल करने की टाइम लिमिट जो है वो एक्सपायर नहीं होती है। तो क्या मैं स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ? ये CBDT का सर्कुलर कहता है कि आप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। द स्कीम डज नॉट प्रोवाइड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ दीज केसेस वेयर एन अपील इज नॉट पेंडिंग एज ऑन 22 जुलाई 2024। तो यहाँ पर 22 जुलाई 2024 के दिन आपकी अपील अगर पेंडिंग नहीं है, हालांकि अगर आपका टाइम जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ है फॉर फाइलिंग ऑफ द अपील, वो बात अलग है, पर आपकी विवाद से विश्वास स्कीम में एप्लीकेशन यहाँ पर एडमिट नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल अपोजिट स्टैंड है इन कंपैरिजन टू द विवाद से विश्वास स्कीम विच वाज इंट्रोड्यूस अर्लियर। जो पहले आई थी स्कीम उसमें इस तरह के केसेस जो है वो कवर किए गए थे, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली इस तरह के केसेस यहाँ पर इस स्कीम में कवर नहीं किए गए हैं। अब सेटलिंग इश्यूज इन पार्ट, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन जो है वो क्लेरिफाई किया है CBDT ने कि मान लीजिए किसी का असेसमेंट ऑर्डर पास होता है और असेसमेंट ऑर्डर में दो नेचर ऑफ डिस्प्यूट्स हैं। सर, एक एडिशन होते हैं फॉरेन इनकम के और दूसरे एडिशन होते हैं नॉर्मल एडिशंस, राइट। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि क्या ये दोनों पार्ट इश्यूज जो हैं वो क्या विवाद से विश्वास में मैं सेटल कर सकता हूं? तो स्कीम ये कहती है कि साहब पार्ट सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज जो है इट इज़ नॉट अलाउड इन विवाद से विश्वास स्कीम। द स्कीम डज नॉट एनविसेज सेटलिंग इश्यूज इन पार्ट, द डिस्प्यूट हैज़ टू बी सेटल्ड इन फुल एज पर द स्कीम। तो अगर यहाँ पे नॉन क्वालिफाइंग टैक्स एरियर्स है, नॉन क्वालिफाइंग टैक्स एरियर्स का मतलब वो टैक्स एरियर जो फॉरेन इनकम की वजह से आए हैं, जो सर्वे की इनकम, सर्च की इनकम की वजह से आए हैं, तो इनको हम नॉन क्वालिफाइंग टैक्स डिस्प्यूट्स, टैक्स एरियर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इन केसेस को विवाद से विश्वास में नहीं ले जा सकते। सो पार्ट सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम। आपकी विवाद से विश्वास की एप्लीकेशन यहाँ पर एंटरटेन नहीं की जाएगी। सेटलिंग पेनल्टी अपील विथ वाइल क्वांटम अपील इज पेंडिंग, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपका असेसमेंट हुआ, असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में आपने अपील फाइल कर दी, कुछ समय बाद आपका के ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज हो गई, पेनल्टी का भी ऑर्डर आ गया, आपने पेनल्टी की जो अपील है वो भी फाइल कर दी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या टैक्स पेयर ये डिसीजन ले सकता है, क्या टैक्स पेयर इस तरह की विवाद से विश्वास स्कीम फाइल कर सकता है जहाँ पर वो ये चाहता है कि साहब मेरा जो असेसमेंट है वो तो कंटिन्यू चलता रहे, मेरे को उसके लिए अपील में लड़ना है, पर जो पेनल्टी का मैटर है वो मैं विवाद से विश्वास में सेटल कर लूँ। क्या ये पॉसिबल है? इस CBDT सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका मेन असेसमेंट है, आपका जो मेन असेसमेंट है उसमें क्वांटम ऑफ एडिशंस डिटरमाइन होंगे और मेजॉरिटी ऑफ द पेनल्टी किस पर डिपेंड करती है? इन क्वांटम ऑफ एडिशंस। जैसे आप मान के चलें मिस रिपोर्टिंग की जो पेनल्टी लगती है सेक्शन 270A में, वो बात करती है 200% ऑफ द टैक्स इवेजन। अब टैक्स इवेजन कब आएगा? जब एडिशंस कंफर्म होंगे। अब एडिशंस कब कंफर्म होंगे? जब मेन अपील डिसाइड होगी। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि एक टैक्स पेयर मेन असेसमेंट के लिए तो अपील में लड़ता रहे और पेनल्टी के लिए जो है वो विवाद से विश्वास में चला जाए। हाँ, अगर कोई ऐसी पेनल्टी है जो क्वांटम से रिलेट नहीं करती, जैसे पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ ITR, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो उस केस पे आप विवाद से विश्वास में ज़रूर जा सकते हैं, डिपेंड्स, प्रोवाइडेड वो पेनल्टी जो है वो क्वांटम बेस्ड एडिशंस की पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। प्रोटेक्टिव एंड सब्सटेंटिव एडिशंस, यहाँ पर आप जो है अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को एक लेटर लिखें, अपना ऑर्डर जो है वो रेक्टिफाई कराएं, आपको जो भी मेंटेन करने हैं प्रोटेक्टिव या सब्सटेंटिव उसको समझाएं कि भाई देख एक ही एडिशंस हो सकते हैं, तो एक ही एडिशन रख, और जो भी टैक्स डिमांड आती है वो 154 के रेक्टिफिकेशन से इसको ठीक कर ले, ताकि मैं विवाद से विश्वास में किसी भी एक एडिशन के अगेंस्ट में चला जाऊं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट रिलेटिंग टू अदर डायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे वेल्थ टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और इक्वलाइजेशन लिवाई का अगर कोई डिस्प्यूट है तो क्या वो सेटल किया जा सकता है? CBDT का सर्कुलर ये कहता है कि इस तरह के डिस्प्यूट यहाँ पर सेटल नहीं किए जा सकते, ये सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स के लिए है।
यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉवल ऑफ अपील में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा साहब? जब आप फॉर्म नंबर 3 जो है वो फाइल करेंगे, आप अपना एक सबमिशन जो है, जो आपने अपेलेट अथॉरिटी में लगाया है, उस सबमिशन की ऑफिस जो एक्नॉलेजमेंट है वो आप यहाँ पर लगा के उस प्रूफ को सबमिट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। इंटरेस्ट वेवर एप्लीकेशन, आपने अथॉरिटी के समक्ष इंटरेस्ट वेवर एप्लीकेशन फाइल कर रखी है अंडर सेक्शन 234 ABC, और ये एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, तो क्या इन एप्लीकेशन के अगेंस्ट में आप विवाद से विश्वास स्कीम में जा सकते हैं? CBDT का सर्कुलर ये क्लैरिफाई करता है कि आप इस तरह की जो वेवर एप्लीकेशंस हैं, इनके अगेंस्ट में आप विवाद से विश्वास स्कीम में नहीं जा सकते। दिस बेनिफिट इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस विवाद से विश्वास स्कीम। इन्हांसमेंट नोटिस, अब सब आप CIT अपील या फिर आगे अपील में गए, वहाँ पे आपका असेसमेंट जो है वो इन्हांस हो गया, एडिशंस हो गए, तो क्या आप उन एडिशंस के लिए भी विवाद से विश्वास स्कीम में जा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपका डिस्प्यूट पेंडिंग है तो जो टैक्स एरियर आप कैलकुलेट करेंगे वो अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रिफंड इशू, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्लेरिफाई किया गया है पॉइंट नंबर 17 में, कि मान लीजिए मैंने विवाद से विश्वास स्कीम लगाई, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, फॉर असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए मैंने विवाद से विश्वास की स्कीम को अप्लाई किया, मैंने फॉर्म नंबर 1 फाइल कर दिया, मेरे पास फॉर्म नंबर 2 आ गया। अब मुझे फॉर्म नंबर 3 फाइल करना है। फॉर्म नंबर 3 पे मेरे ऊपर 15 लाख रुपए की, मान लीजिए कि टैक्स का, डिस्प्यूटेड टैक्स का एरियर आता है जो मुझे पे करना है। अब मेरा ना एक 18-19 असेसमेंट ईयर का 15 लाख रुपए का ही रिफंड है जो डिपार्टमेंट ने होल्ड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस ईयर की डिमांड मेरे ऊपर पेंडिंग थी, वो अभी तक रिफंड डिपार्टमेंट ने मुझे दिया नहीं है। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ डिपार्टमेंट को बोल के कि आप ये जो रिफंड मेरा पेंडिंग है आपके साथ, आपके पास, इसको एडजस्ट कर लीजिए इस डिमांड, इस विवाद से विश्वास की डिमांड के लिए? क्या मैं ये कर सकता हूँ? पॉइंट नंबर 17 में डिपार्टमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है, CBDT ने क्लैरिफाई किया है कि साहब ये जो सेट ऑफ है ये आप नहीं करवा सकते हैं, आप 15 लाख रुपए पे कर दीजिए, अपना डिस्प्यूट सेटल कर लीजिए, उसके बाद आप हमें एक एप्लीकेशन लगा देना, हम आपका 15 लाख रुपए का रिफंड दे देंगे। तो ये सेटलमेंट जो है वो अलाउ नहीं है। एक और चीज़ जो मोटा मोटी हम सबको पता है कि विवाद से विश्वास स्कीम अप्लाई करने के बाद, उसमें टैक्स पे करने के बाद, फॉर्म 3 फाइल करने के बाद, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ गलत हो गया, तो क्या मैं वो टैक्स का रिफंड डिपार्टमेंट से मांग सकता हूँ? हाँ जी, पॉइंट नंबर 18 ये क्लैरिफाई करता है कि आप वो टैक्स का रिफंड डिपार्टमेंट से अगर मांगेंगे भी तो इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस डिपार्टमेंट आपको वो रिफंड इशू नहीं करेगा। एक बार विवाद से विश्वास स्कीम का टैक्स जमा हो गया तो आप उसको भूल जाइए, डिपार्टमेंट वो आपको टैक्स कभी भी रिफंड नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पर एक बात है जो आपको ध्यान रखना है, आपका असेसमेंट हुआ, आपने CIT अपील में अपील फाइल कर दी, और मान लीजिए 10 लाख रुपए की आपके ऊपर डिमांड आई जिसमें इंटरेस्ट भी था। आपका जो टैक्स एरियर बनता है वो बनता है 6 लाख रुपए का। अब आप पूरे 10 लाख रुपए जो है वो CIT अपील में अपील फाइल करते वक्त आप ये पे कर चुके हैं ऑलरेडी, ताकि आपका जो इंटरेस्ट का मीटर है वो रुक जाए। ये जो 4 लाख रुपए आपने एक्सेस पे किए हैं, ये ज़रूर आपको विवाद से विश्वास स्कीम में अप्लाई करने के बाद रिफंड मिल सकता है, बट जो विवाद से विश्वास स्कीम के लिए आपने जमा करा दिया उसका रिफंड आपको कभी भी नहीं मिलेगा। राइट, ये जो 4 लाख रुपए एक्सेस आपने जमा कराए हैं, बिकॉज ऑफ 4 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिला है इंटरेस्ट वेवर का, तो ये 4 लाख रुपए जो है वो आपके पास रिफंड आएंगे। हाँ, एक कंडीशन है कि इस पर इंटरेस्ट जो है वो आपको बिल्कुल भी डिपार्टमेंट नहीं देगा, बट ये रिफंड आपके पास आ जाएगा। TDS TCS इश्यूज पर भी जो है वो बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशन से इस CBDT सर्कुलर ने हमें दिए हैं कि जो TDS TCS के जो डिले के डिस्प्यूट है क्या वो कवर हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब TDS का डिस्प्यूट यहाँ पर सेटल होगा तो क्या TDS का क्रेडिट मिल जाएगा? जिसके अगेंस्ट में TDS था उसको, हाँ जी बिल्कुल, ये सर्कुलर ये कहता है कि बिल्कुल क्रेडिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें ये सर्कुलर बताता है कि आपने TDS का डिस्प्यूट तो सेटल कर लिया, तो जो सेक्शन 40A1 या फिर 40A1/1A क्लॉज 1A की जो डिसअलाउंस होती हैं, क्या वो डिसअलाउंस जो है वो वापस से अलाउ हो जाएगी? ये सर्कुलर कहता है कि हाँ जी, अगर वो खर्चा आपने क्लेम नहीं किया है तो वो खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं।
या फिर आपका पार्ट डिसअलाउ हो गया है तो वो अब अलाउ हो जाएगा। बट ये नहीं हो सकता कि आप खर्चा क्लेम कर चुके हैं वापस क्लेम करेंगे, दिस इज़ नॉट अलाउड। अगर टीडीएस का डिस्प्यूट आपने सेटल किया है तो रिलेवेंट डिसअलाउंस जो किए हैं आपने वह आप उन खर्चों को वापस से क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इन पॉइंट नंबर 23 इज दैट अगर आपका कोई ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सेक्शन 12 ए में ए बी में उसके रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाई और वो एप्लीकेशन फॉर सम रीज़न रिजेक्ट हो गई, तो क्या आप विवाद से विश्वास में जा सकते हैं? जी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वांटम ऑफ डिस्प्यूट इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे आप नहीं जा सकते। क्या आप सेट असाइड मैटर में विवाद से विश्वास में जा सकते हैं? डिपार्टमेंट ये कहता है कि साहब आप सेट असाइड मैटर में भी यहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि सेट असाइड मैटर की जब अपील डिसाइड हुई तो वो सेट असाइड हो गई, चाहे वो पार्टली सेट असाइड हो या फुल्ली सेट असाइड हो, वो मैटर सेट असाइड हो गया, मतलब सीआईटी अपील ने उसको डिसाइड कर दिया, अब वो उसके यहाँ पर पेंडिंग नहीं है। तो यहाँ पर सेट असाइड मैटर में आप विवाद से विश्वास में नहीं जा सकते हैं। अगर दो अपील हैं एक ही असेसमेंट ईयर की, तो क्या विवाद से विश्वास में जाया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल जाया जा सकता है। आप अकॉर्डिंगली अपना फॉर्म नंबर 1 उस हिसाब से भरें कि दोनों डिस्प्यूट जो है वो कवर, दोनों अपील के मैटर जो है वो कवर हो जाएं। अगर 148 या 148A के नोटिस के अगेंस्ट में आपने हाई कोर्ट में रिट लगा रखी है, तो क्या आप विवाद से विश्वास में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी क्वांटम ऑफ एडिशंस जो है वो डिसाइड ही नहीं हुए, अभी तो आप लीगल ग्राउंड पे हो हाई कोर्ट में कि नोटिस वैलिड है या इनवैलिड है, तो इस केस में भी आप विवाद से विश्वास स्कीम में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आईटीएटी में आपने क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं, उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जाया जा सकता है। मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की है आईटीएटी में। मिसलेनियस एप्लीकेशन हम क्यों फाइल करते हैं? क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। जब ऑर्डर आपको समझ में नहीं आता, आप रेक्टिफिकेशन के लिए भी फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिसलेनियस एप्लीकेशन कोई डिस्प्यूटेड अपील नहीं है, तो यहाँ पर आप विवाद से विश्वास में बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट अदर इश्यूज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के अगर मान लीजिए आपका असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ 143 में और वो आईटीएटी में पेंडिंग है, और सब्सिक्वेंटली आपका 147 हो गया जो कि सीआईटी अपील में पेंडिंग है, तो क्या आप इस केसेस में सेम असेसमेंट ईयर केस में विवाद से विश्वास में जा सकते हैं? हाँ जी, ये कहती है कि अगर विवाद से विश्वास में जाना है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। बोथ अपील हैज़ टू फाइल सेपरेट डिक्लेरेशंस अगेंस्ट द टू ऑर्डर्स। जो फॉर्म नंबर 1 आप फाइल करेंगे वो 2 फाइल करेंगे, दोनों डिस्प्यूटेड ऑर्डर्स के अगेंस्ट में। अलग अलग फॉर्म फाइल करें, क्योंकि अलग अलग फॉर्म पे आपकी अपील पेंडिंग है। हाँ जी। और कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट जो है वो आपको मैं बताता हूँ। एंड फॉर फाइनेंशियल पेमेंट, हाँ जी, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 34 है कि आपने अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ गई, आपने फॉर्म नंबर 1 फाइल कर दिया, फॉर्म नंबर 2 आपके पास आ गया, अब आप फॉर्म नंबर 3 फाइल नहीं कर पा रहे हैं। आपने एक रीज़न लिया कि साहब मेरे ऊपर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं फ़ंड्स अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं फॉर्म 3 फाइल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मुझे आप स्कीम का बेनिफिट दे दीजिए। तो क्या मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ये मान लिया जाएगा दैट द डिक्लेरेशन हैज़ नॉट बीन मेड। आपने कभी डिक्लेरेशन फाइल ही नहीं किया था और वापस से आपकी अपील जो है वो एक्टिव हो जाएगी, आपको अपील ही परस्यू करनी पड़ेगी और विवाद से विश्वास की जो आपकी एप्लीकेशन है वो नल एंड वॉइड कर दी जाएगी। हाँ जी, तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो लेटेस्ट में ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने हमें दिए हैं विवाद से विश्वास एप्लीकेशन से रिलेटेड। अगर आपका कोई भी डाउट है विवाद से विश्वास की एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप वो डाउट हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।